कल क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, व्यवसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण बताया गया। उसमें प्राइमरी इंडस्ट्री प्राथमिक उद्योग, सेकेंडरी इंडस्ट्री गौण उद्योग एंड टर्टियरी इंडस्ट्री तृतीय श्रेणी के उद्योग के बारे में बताया गया। आज कॉमर्स वाणिज्य के बारे में बताया जाएगा। वाणिज्य किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्स? कॉमर्स से अभिप्राय, वाणिज्य से अभिप्राय उन समस्त क्रियाओं के योग से है जो वस्तुओं के आदान प्रदान में उत्पन्न होने वाली व्यक्ति, स्थान, समय, जोखिम, वित्त व सूचना की बाधाओं को दूर करने के लिए की जाती है। इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर इंगेज इन द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस of person, place, time, risk, finance and information in the exchange of commodities. व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। व्यवसाय की प्रक्रिया वस्तु के उत्पादन से प्रारंभ होती है और वस्तुओं के उपभोग होने तक जा करके तब समाप्त होती है। इस तरह से देखा जाए तो वस्तुओं को उत्पादन के स्थान से उसके उपभोक्ता तक पहुंचाने में काफ़ी एक लंबा व कठिन रास्ता तय करना पड़ता है। उत्पादन अभी पीछे पढ़ाया गया उद्योग के अंतर्गत आता है, जबकि इसके बाद उत्पादन करने के बाद की क्रिया जो है सभी वो वाणिज्य के अंतर्गत आती है। अब इसमें क्या क्या काम होते हैं, क्या क्रियाएं होती हैं? सर्वप्रथम गुड्स प्रोडक्ट्स होता है। उसका पैकेजिंग करने तक यह उत्पादन प्रोडक्शन में आता है। उसके बाद उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए सर्वप्रथम पहला कार्य होता है उसके होलसेलर या एजेंसी को बेचा जाना या होलसेलर द्वारा एजेंसी द्वारा उसको क्रय किया जाना। फिर होलसेलर और एजेंसी जो है रिटेलर को प्रोडक्ट उसको बेचती है और फिर रिटेलर द्वारा कंज्यूमर को बेचा जाता है। केवल उत्पादक द्वारा होलसेलर को बेचा जाना, एजेंसी को बेचा जाना, होलसेलर और एजेंसी द्वारा रिटेलर को बेचा जाना और रिटेलर द्वारा कंज्यूमर को बेचा जाना, यही समाप्त नहीं होता है। अब इसके बीच में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उत्पादन के स्थान से होलसेलर के पास ले जाना, होलसेलर के स्थान से रिटेलर के पास ले जाना, इसमें ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होती है।
ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है तो मार्ग में क्षतिग्रस्त होने का भय बना रहता है। उसके लिए यानी माल के सुरक्षा के लिए सुरक्षित होलसेलर के पास पहुंच जाए, होलसेलर से रिटेलर के पास पहुंच जाए, इसके लिए बीमा की आवश्यकता होती है। कंपनी से होलसेलर भी उधार माल क्रय करता है, होलसेलर से रिटेलर भी उधार माल क्रय करता है और सेल करना दोनों के लिए आवश्यक है। अब इसमें फाइनेंस की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए लोन की आवश्यकता पड़ती है। उत्पादन का काम बंद नहीं होता है, वो अनवरत चलता रहता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस में रहता है, क्योंकि उसमें जो वर्कर काम करते हैं उनको बैठाकर वेतन दिया नहीं जाएगा, रोक करके रखा नहीं जाएगा, इसलिए प्रोडक्शन का कार्य जो है कंटिन्यूअस चलता रहता है। अब माल का उत्पादन हो रहा है तो यह निश्चित नहीं कि जितना उत्पादन हुआ और सभी का सभी सेल हो जाए। कुछ ऐसे समय आते हैं जिन समय में ज़्यादा आवश्यकता होती है, ज़्यादा वस्तु की बिक्री होती है, लेकिन तब तक के लिए उसे स्टोर करके रखना होता है, तो उसमें स्टोरेज की आवश्यकता होती है। फिर वस्तुओं का उत्पादन होकर के वस्तुएं मार्केट में आ गई है, इसकी सूचना भी उपलब्ध कराने का काम होता है। बिना सूचना उपलब्ध के कंज्यूमर जो है समझ नहीं पाते हैं कि माल उपलब्ध है कि नहीं है, तो उनके लिए सूचना का माध्यम है विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट की आवश्यकता होती है। इस तरह से देखा जाए तो वाणिज्य के अंतर्गत, कॉमर्स के अंतर्गत वस्तुओं के उत्पादन से लेकर के और कंज्यूमर तक पहुंचने के बीच में सभी समस्याओं को दूर करने के लिए क्रियाएं सम्मिलित है। सबसे पहले उत्पादन का स्थान, उत्पादन का स्थान के बाद होलसेलर या एजेंसी अर्थात परचेजिंग और सेलिंग, और इसकी सहायक क्रियाएं, ये वाणिज्य के अंतर्गत आती है। और सबसे लास्ट में कंज्यूम, का प्लेस जो है आता है। इस तरह से देखा जाए तो कॉमर्स उन सभी क्रियाओं का योग है जो वस्तुओं को उत्पादन स्थान से उपभोग स्थान तक ले जाने में करनी पड़ती है। वाणिज्य को डिफिनेशन के आधार पर दो भागों में बांटा सकता है, व्यापार और व्यापार की सहायक क्रिया है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड्स। अब व्यापार क्या है, ट्रेड क्या है? व्यापार से अभिप्राय लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं अथवा सेवाओं के क्रय विक्रय से। इट रेफर्स टू परचेज
purchase and sale of goods or services with profits motive। दूसरे शब्दों में कहा जाए, व्यापार का अभिप्राय क्रेता और विक्रेता दोनों के पारस्परिक लाभ हेतु वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय से, और जो व्यक्ति यह कार्य करता है उसे व्यापारी कहते हैं, ट्रेडर कहते हैं। और व्यापारी द्वारा किए जाने वाली क्रिया का नाम व्यापार है, ट्रेड है। इस प्रकार से वस्तुओं के क्रय विक्रय करके लाभ कमाने वाले को व्यापारी, और व्यापारी द्वारा किए जाने वाले कार्य को व्यापार। अब ये विभिन्न स्तर के भी होते हैं, प्रकार के भी होते हैं। छोटा व्यापार, बड़ा व्यापार। आप देखते हैं फुटपाथ पर, ठेले पर वस्तुओं को बेचने वाला वो भी व्यापारी है, वो भी व्यापार कर रहा है। जबकि कंपनी से सीधे प्रोडक्शन को क्रय करके रिटेलर को बेचना, ये भी व्यापार है। शोरूम खोल करके वस्तुओं को बेचना, ये भी व्यापार है। स्थान के आधार पर भी इसके प्रकार होते हैं। जैसे स्थानीय स्तर पर देखते हैं कि वीकली, सप्ताह में 1 दिन 2 दिन मार्केट लगता है, वही व्यापार का स्थान हो गया। स्टेट लेवल पर भी व्यापार लगता है, किया जाता है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में व्यापार किया जाता है। इंटर स्टेट स्तर पर भी व्यापार किया जाता है। इस तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड, व्यापार का वर्गीकरण किया जाए तो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। देसी व्यापार, होम ट्रेड, एंड विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड। देसी व्यापार, जब वस्तुओं का क्रय विक्रय किसी देश की सीमाओं के अंदर ही होता है तो उसे देसी व्यापार, होम ट्रेड कहते हैं। होम ट्रेड 3 टाइप्स के होते हैं। पहला लोकल ट्रेड, स्थानीय व्यापार। यही बताया मैंने कि गांव में बाजार लगते हैं वीकली, सप्ताह में 1 दिन 2 दिन। यह जिले तक ही सीमित रहता है और इसमें दैनिक उपभोग की वस्तुएं और जो तुरंत खराब होने वाली वस्तुएं हैं वही बिक्री की जाती है, जैसे ताज़े फल, मिठाइयाँ, दूध, सब्जी आदि। सेकंड नंबर पर है स्टेट ट्रेड, राज्य व्यापार। स्थानीय व्यापार ग्राम स्तर पर, जिले स्तर पर। स्टेट ट्रेड यह राज्य स्तर पर व्यापार करने को स्टेट ट्रेड कहते हैं, या इसे प्रांतीय व्यापार भी कहते हैं। जैसे किसी स्टेट के विभिन्न जिलों के मध्य होने वाला व्यापार, एक जिले से अनाज, दालें, बर्तन,
कपड़ा दूसरे जिले में जाता है, बेचा जाता है, तो इसे स्टेट ट्रेड कहते हैं, राज्यीय व्यापार कहते हैं, प्रांतीय व्यापार कहते हैं। थर्ड नंबर पर है इंटर स्टेट ट्रेड, अंतर्राज्यीय व्यापार। जब एक देश के विभिन्न राज्यों में व्यापार किया जाता है तो उसे इंटर स्टेट ट्रेड, अंतर्राज्यीय व्यापार कहते हैं। कश्मीर से सेब का व्यापार उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और सभी स्टेटों में होता है। इसे इंटर स्टेट व्यापार कहेंगे, ट्रेड कहेंगे, इंटर स्टेट ट्रेड कहेंगे। ऐसे ही चीनी का उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पूर्वी क्षेत्र में देवरिया में सबसे ज़्यादा चीनी मिलें पाई जाती थी और यहाँ से चीनी पूरे भारत को जो है जाती थी, सभी प्रदेशों में जाती थी। इस समय मेरठ साइड में चीनी मिले बहुत ज़्यादा हैं, उधर चीनी का उत्पादन होता है और पूरे प्रदेश अपने उत्तर प्रदेश और प्रदेशों को भी जाती हैं वहाँ से, यहाँ तक कि विदेशों को भी जाती है। ये आपका होम ट्रेड में, होम ट्रेड के 3 प्रकार थे जो है। अब इसी के अंतर्गत जो है थोक व्यापार एवं फुटकर व्यापार, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। अब इसमें तीनों ही प्रकार के जो व्यापार हैं उसमें यह 2 प्रकार भी पाया जाता है, होलसेल का और रिटेल ट्रेड का। तो होलसेल का मतलब है, होलसेल का अर्थ है कि होलसेलर प्रोड्यूसर से सीधे माल बड़ी मात्रा में लेता है और रिटेलर को उसके आवश्यकता के अनुसार थोड़ी थोड़ी मात्रा में वस्तुओं को बेचता है और रिटेलर कंज्यूमर को, उपभोक्ता को उसकी आवश्यकता के अनुसार एक एक पीस करके वस्तुओं को बेचता है। ये 2 प्रकार के हो गए, यहाँ 2 हो गया, कंडीशन 2 हो गया, होलसेलर एंड रिटेलर। तो होम ट्रेड में ये दोनों पाए जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्रेड में होम ट्रेड हो गया और सेकंड नंबर पर है फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार में किसी देश की सीमाओं को पार करके दूसरे देश में वस्तुओं को भेजा जाता है या दूसरे देश की वस्तुओं को अपने यहाँ मंगाया जाता है, तो इसे फॉरेन ट्रेड कहते हैं। आधुनिक युग में फॉरेन ट्रेड का महत्व दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसका कारण, मुख्य कारण यह है कि कोई भी देश ऐसा नहीं है जो अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का सामान, वस्तु स्वयं उत्पादन कर ले। इसलिए किसी न किसी वस्तु के लिए उसे विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। सभी देश अपने यहाँ जो वस्तुएं कम उत्पादित होती हैं वह विदेशों से क्रय करती है
और जो अपने आवश्यकता से अधिक वस्तु है उसको विदेशों को विक्रय करती है। फॉरेन ट्रेड तीन प्रकार है। फॉरेन ट्रेड के तीन प्रकार हैं। इंपोर्ट ट्रेड, आयात व्यापार। जब एक देश का व्यापारी दूसरे देश के व्यापारी से माल क्रय करके मंगाता है तो इसे व्यापार आयात व्यापार, इंपोर्ट ट्रेड कहते हैं। जैसे अपने यहाँ भारत में ईरान से पेट्रोलियम पदार्थ क्रय किया जाता है तो यह पेट्रोलियम पदार्थ भारत के लिए आयात व्यापार कहा जाएगा। एक्सपोर्ट ट्रेड, निर्यात व्यापार। जब एक देश के द्वारा विदेश को माल विक्रय किया जाता है तो इसे एक्सपोर्ट ट्रेड कहते हैं। अपने देश भारत से सूती वस्त्र, चाय, जूट यह विदेशों को बेचा जाता है और विदेश इसे क्रय करता है तो इसे भारत के लिए एक्सपोर्ट ट्रेड कहा जाएगा। इंटरपोर्ट ट्रेड, पुनः निर्यात व्यापार। पुनः निर्यात व्यापार क्या होता है? जब एक देश के द्वारा किसी दूसरे देश के लिए, अपने लिए नहीं, किसी दूसरे देश के लिए वस्तुओं का आयात करता है और उस यानी तीसरे देश को निर्यात करता है। तीन देश हो गए यहाँ पर। एक देश द्वारा दूसरे देश से माल क्रय किया गया और तीसरे देश को भेजा गया, निर्यात किया गया। जब क्रय किया गया तो आयात किया गया और जब भेजा गया, बेचा गया तो निर्यात किया गया। ऐसे व्यापार को इंटरपोर्ट ट्रेड, पुनः निर्यात व्यापार कहते हैं। इसमें इसके बीच में एक देश जो है वह दो देशों के बीच का मध्यस्थ का कार्य करता है। तो मध्यस्थ देश बंदरगाहों पर माल को उतार कर अथवा बिना उतारे ही निर्यात कर दिया जाता है। इंग्लैंड दक्षिण अफ्रीका से माल आयात करके अन्य यूरोपीय देशों को निर्यात करता है। तो ये तो बताया गया आपको कंपोनेंट्स ऑफ कॉमर्स में ट्रेड के प्रकार बताया गया। अब उसमें वाणिज्य के अंतर्गत उत्पादन स्थान और उपभोग स्थान यानी कि प्रोडक्शन प्लेस एंड कंज्यूमर प्लेस के बीच में परचेजिंग एंड सेलिंग के साथ ही साथ कुछ ऑक्सिलरी ट्रेड व्यापार की सहायक क्रिया होती है। तो व्यापार की सहायक क्रियाएं क्या क्या हैं? ऑक्सिलरी टू ट्रेड्स, व्यापार की सहायक क्रियाएं माना जाता है ऐसा कि यदि यह क्रियाएं नहीं हो तो व्यापार में बहुत ही बाधा उत्पन्न होगी। तो इनकी सहायता से उन बाधाओं को दूर किया जाता है। व्यापार की सहायक क्रियाएं
सहायक क्रियाओं से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो व्यापार में आने वाली विभिन्न बाधाओं को दूर करने के लिए की जाती है। इट रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू ओवरकम द हर्डीज अपीयरिंग इन द वे ऑफ ट्रेड। अब हिंड्रेंस क्या है, बाधाएं क्या है व्यापार की? पहला इसमें हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, व्यक्तियों की बाधा, यानी कि किस व्यक्ति को कितनी वस्तु की आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति कौन कर सकता है। जब दोनों व्यक्ति आएंगे, जिसकी आवश्यकता है वह और जो पूर्ति कर सकता है वह, दोनों जब एक साथ होंगे तब जाकर के ये बाधा दूर होगी। तो इसमें मिडिल मैन, मध्यस्थ का काम कौन है भाई? प्रोडक्शन करने वाली कंपनी और कंज्यूमर। कंज्यूमर को तो वस्तु चाहिए, अब प्रोडक्शन करने वाली कंपनी को अपना प्रोडक्शन बेचना है, तो सीधे कंज्यूमर प्रोडक्शन कंपनी के पास नहीं पहुंच सकता है और सीधे प्रोडक्शन कंपनी भी कंज्यूमर के पास नहीं पहुंच सकती है। इसलिए बीच में मिडिल मैन जो बिजनेसमैन होता है वह काम करता है। दूसरा है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, स्थान की बाधा। दोनों के बीच में प्रोडक्शन प्लेस एंड कंज्यूमर प्लेस में काफ़ी दूरी होती है। दोनों ही एक दूसरे के पास जाने में असमर्थ होते हैं। अब इस बाधा को दूर करने के लिए ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के माध्यम से वस्तु का उत्पादन हो गया है, वस्तु तैयार है, और ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से उत्पादन का स्थान से कंज्यूमर का स्थान तक पहुंचाया जाना। थर्ड नंबर पर हिंड्रेंस ऑफ टाइम, समय की बाधा। अभी जितने फसल है, गेहूं वर्ष में एक बार पैदा होता है, धान एक बार पैदा होता है, लेकिन खाने को पूरे साल भर दे। अगर इसका रख रखाव सही नहीं हो तो पूरे वर्ष भर नहीं मिल सकता है। तो पूरे वर्ष भर इसे कैसे रख रखाव किया जाए? इसके लिए संग्रहण, वेयर हाउसिंग की व्यवस्था की जाती है। हिंड्रेंस ऑफ रिस्क 1000 किलोमीटर से वस्तुएं जो है आती है, बाय रोड, बाय ट्रेन। बीच में कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, वस्तुएं समाप्त हो सकती है। अब इस समस्या का समाधान बीमा कंपनी द्वारा बीमा करा करके, अगर ऐसी दुर्घटना होती है तो बीमा कंपनी उसकी पूरी की पूरी भरपाई करती है, प्रोडक्शन कंपनी को या जो बिजनेसमैन है उसका। तो इसके लिए इंश्योरेंस कराना, बड़ी मात्रा में वस्तुओं को क्रय करने के लिए उधर जो प्रोडक्शन करने वाली कंपनी वो भी चाहती है कि हमारा माल प्रोडक्ट करके बेच देंगे, अब पैसा नगद मिल जाए। और इधर होलसेलर जो है क्रय करना चाहता है तभी तो बेचेगा, लेकिन उसके पास पैसा कम है, व्यापार भी करना है, तो वह बैंकों से लोन लेकर के, बैंक बीच में वित्त की व्यवस्था करता है और तब जो होलसेलर वस्तुओं को नगद क्रय करता है और फिर रिटेलर को उधार बेचता है। रिटेलर भी उपभोक्ताओं को उधार बेचता है, तो वो भी बैंक से लोन लेता है। इस तरह से बैंकिंग संस्थाएं जो है हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस को दूर करता है। हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, जब तक कंज्यूमर को इस बात का पता न चले कि कौन कौन सी वस्तु
मार्केट में मिल रही है जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं, तब तक वो वस्तु को क्रय नहीं कर सकता, उसकी जानकारी नहीं हो पाएगी। ये भी बाधा है। वस्तु रहते हुए भी उपभोक्ता को मालूम नहीं चलता है। इस बाधा को दूर करने के लिए एडवर्टाइजिंग के माध्यम से उपभोक्ता को वस्तुओं का पता चल जाता है और वो वस्तुओं को क्रय करता है। डिफरेंस अमंग इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। एक्टिविटी, इंडस्ट्री वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करते हैं। कॉमर्स के अंतर्गत वस्तुओं सेवाओं का वितरण होता है। व्यापार में इसका क्रय विक्रय होता है। कैपिटल रिक्वायरमेंट, उद्योग के लिए वर्किंग एंड फिक्स कैपिटल के लिए बड़ी मात्रा में कैपिटल की आवश्यकता होती है। वाणिज्य के अंतर्गत फिक्स कैपिटल की कम, वर्किंग कैपिटल की अधिक आवश्यकता होती है। ट्रेड के अंतर्गत फिक्स कैपिटल की कम आवश्यकता होती है, वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता व्यापार के प्रकृति और व्यापार की मात्रा, जैसे होलसेलर को अधिक होगी, रिटेल ट्रेडर को कम होगी, इस पर निर्भर करती है। इसको इंडस्ट्री के अंतर्गत जो है 3 प्रकार के हम लोग जैसे पढ़े थे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी। ये तीनों की तीनों समझ की जाती है। कॉमर्स में ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड, व्यापार एवं व्यापार में सहायक क्रियाएं, यह कॉमर्स वाणिज्य के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। ट्रेड के अंतर्गत होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड दोनों सम्मिलित किए जाते हैं। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता सृजन। इंडस्ट्री के अंतर्गत रॉ मटेरियल का रूप परिवर्तन करके फार्म यूटिलिटी का सृजन किया का होता है, जबकि कॉमर्स के अंतर्गत प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी का सृजन किया जाता है। इसके साथ ही साथ व्यापार के द्वारा जो स्वामित्व, उपयोगिता, प्रोफेशन यूटिलिटी को भी सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि व्यापार वाणिज्य का ही अंग है। व्यापार के अंतर्गत पोजीशन यूटिलिटी का सृजन क्रय विक्रय के माध्यम से किया जाता है। जब तक दुकानदार के पास में, होलसेलर या रिटेल ट्रेडर के पास में वस्तु होती है तो उस पर उसका स्वामित्व होता है, और जब विक्रय हो जाती है तो कंज्यूमर का स्वामित्व हो जाता है। रिस्क एलिमेंट, इंडस्ट्री में सबसे अधिक रिस्क निहित होता है। इंडस्ट्री की अपेक्षा कॉमर्स में कम जोखिम निहित होता है और ट्रेड के अंतर्गत सबसे कम जोखिम होता है। म्यूचुअल डिपेंडेंस, एक दूसरे पर निर्भरता। कॉमर्स एंड ट्रेड इंडस्ट्री के ऊपर ही निर्भर करता है। जबकि वाणिज्य व्यापार के बिना संभव नहीं है, क्योंकि व्यापार इसका एक मुख्य अंग है।
और व्यापार के अभाव में वाणिज्य उद्योग का कोई औचित्य शेष नहीं बचता। जब तक रिटेलर वस्तु को कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा देता है तब तक उत्पादन करने से कोई फायदा नहीं है। होलसेलर जो बीच में जो क्रियाएं हैं वाणिज्य की, उसका भी कोई औचित्य नहीं है। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज के अंतर्गत बताया गया आपको जो है आगे है हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया, भारत में वाणिज्य का इतिहास। वाणिज्य को इस कंडीशन में जो आज देखने को मिलता है, यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी लंबी यात्रा करनी पड़ी है। आजकल जो वाणिज्य का स्वरूप देखा जा रहा है, ऐसा हमेशा पहले से नहीं था या पहले ऐसा नहीं था। आज देखा जाए तो वाणिज्य चरम सीमा पहुंच चुका है। अब वाणिज्य के विभिन्न चरणों की जानकारी प्राप्त करने से पहले वाणिज्य को समझना जरूरी है। व्यवसाय के संदर्भ में प्रत्येक अर्थव्यवस्था के दो मुख्य पक्ष होते हैं, प्रोडक्शन साइड उत्पादन पक्ष, और दूसरा होता है कंजप्शन साइड उपभोग पक्ष। बहुत पहले से ही दोनों पक्षों के बीच में काफ़ी दूरी रही है। ऐसे देखा जाए तो पहले वस्तु विनिमय होता था, जिसके पास जो वस्तु अधिक होती है अपनी वस्तु लेकर के उस वस्तु की जिसकी आवश्यकता होती है उसके पास पहुंचता है। वहां से वह पहला व्यक्ति अपनी आवश्यकता की वस्तु को ले लेता है और उसकी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता की वस्तु को दे देता था। जो है अब है नहीं, दिक्कत है। लेकिन आज ऐसा तो नहीं है। वस्तु विनिमय करीब करीब जी रहा है, देखा जाए तो जी रहा है, समाप्त तो नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा ही लगता है। वस्तु का उत्पादन, अभी मैंने कहा कि 1000 किलोमीटर दूर होता है और उसको बताया गया कि उसको कंज्यूमर के स्थान तक ले आने में काफ़ी दूरी तय करनी होती है। अभी बताया मैंने, वस्तु विनिमय का कंडीशन हो जाए तो यह समस्या का समाधान हो जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो यह प्रोडक्शन प्लेस एंड कंज्यूमर प्लेस दोनों के बीच की दूरी को समाप्त करने के लिए वाणिज्य द्वारा यह काम किया जाता है। वाणिज्य के अंतर्गत दो घटकों को सम्मिलित किया जाता है। दो घटक या उसके दो कार्य क्या क्या है वाणिज्य के? क्रय विक्रय करना और क्रय विक्रय में आने वाली बाधाओं को दूर करने के विभिन्न क्रियाएं करना। अभी पीछे बताया गया कि क्रय विक्रय को व्यापार कहते हैं, ट्रेड कहते हैं। व्यापार में वस्तुओं का क्रय और विक्रय होता है। व्यापारी का मुख्य कार्य है वस्तुओं को क्रय करना पहले और फिर उसे विक्रय करना, इसलिए व्यापार में क्रय विक्रय का कार्य होता है, यही उसका क्रिया है। और इसमें मुख्यतः
बाधाएं उत्पन्न होती है धन की, पूंजी की, स्थान की, समय की, जोखिम, सूचना की। और यह बाधा, इन व्यापार की बाधाओं को दूर करने के लिए, धन की बाधा को दूर करने के लिए बैंकिंग, स्थान की बाधा को दूर करने के लिए ट्रांसपोर्ट, समय की बाधा को दूर करने के लिए वेयर हाउसिंग, जोखिम की बाधा को दूर करने के लिए इंश्योरेंस, और सूचना की बाधा को दूर करने के लिए एडवर्टीजमेंट। क्रियाएं की जाती हैं। पहले कॉमर्स के अंतर्गत व्यापार की सहायक क्रियाओं का स्वरूप प्रारंभ से ऐसा नहीं था। तो वाणिज्य को वर्तमान स्थिति तक पहुंचाने के लिए किन किन चरणों से वाणिज्य को गुजरना पड़ा, इसे डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स इन इंडिया, भारत में वाणिज्य का विकास के अंतर्गत जो है पढ़ा जाएगा। जो अभी बताया मैंने कि जो आज वाणिज्य व व्यवसाय का जो स्वरूप देखा जा रहा है वह प्रारंभ से ऐसा नहीं है। वाणिज्य को यहाँ तक पहुँचाने के में अनेक वर्ष लगे हैं और विभिन्न चरणों से होकर गुजरना पड़ा है। वो विभिन्न चरण क्या क्या हैं तो अगले दिन अब कहा जाएगा, इसको जो है